नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। आज हम कृषि क्षेत्र के जो डेटा है उसको इकोनॉमी सर्वे की क्लास जो है वो पूरी करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की। हम पिछली क्लास में कृषि क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण डेटा है वो देख चुके हैं। अब आज की क्लास में योजनाओं वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा। तो एक बार डेटा का वापस रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में कुल कार्यबल का 46% जो है वो काम करता है। कृषि और संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका वर्तमान मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय का लगभग 5वां हिस्सा कृषि और संबंधित गतिविधियों के अंदर है। पिछले 5 वर्षों के अंदर औसत वृद्धि जो कृषि क्षेत्र की वो 4.45% रही है। पिछले 10 सालों के अंदर भी औसत वृद्धि जो है 4.45% ही रही थी। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 है, उसकी दूसरी तिमाही के अंदर जो कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि है वो 3.5% रही थी। हालांकि वैश्विक वृद्धि दर 2.9% थी, जिससे भारत की जो कृषि उत्पादक वृद्धि है वो वैश्विक वृद्धि से ज़्यादा है। अच्छा, वित्त वर्ष में हमने पशुधन का डेटा देखा था कि पशुधन क्षेत्र जो है उसके जीवीए के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर 195% यानी कि लगभग 2 गुना जो है बढ़ गया है। और मछली की उत्पादन की बात करें तो मछली उत्पादन जो है वो लगभग 1.5 गुना यानी कि 140% जो है वो बढ़ा है। इसमें कुल बढ़ोतरी कितनी हुई है तो वो 88 लाख टन की बढ़ोतरी जो है वो मत्स्य उत्पादन के अंदर हुई है। खाद्यान्न उत्पादन की बात की थी हमने। खाद्यान्न उत्पादन 3500 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन जो है वो भारत का पहुंच गया है। और इसके अंदर इस वर्ष जो है वो 254 लाख मीट्रिक टन जो है वो उसकी बढ़ोतरी जो है वो हुई है। उसके बाद में हमने बागवानी क्षेत्र के डेटा देखे थे। बागवानी क्षेत्र के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो बागवानी क्षेत्र का जो योगदान है वो कृषि के अंदर 33% है। दूसरा, बागवानी क्षेत्र के अंदर जो है 2025-26 में उत्पादन 362 मिलियन टन रहा था। हालांकि अगस्त 2025 तक का अलग से डेटा है जिसके अनुसार उत्पादन 367 मिलियन टन जो है वो बागवानी का रहा है। बागवानी में सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो वो आपके सब्जियों का उत्पादन है जो कि 219 मिलियन टन था। फलों का उत्पादन दूसरे नंबर पर है जो 114 मिलियन टन रहा है। इसके अतिरिक्त हमने सूखे प्याज में देखे थे। प्याज में पहला स्थान है किसका? भारत का। और कितना प्रतिशत योगदान देता है विश्व के प्याज में? 25%। दूसरा डेटा हमने देखा था आलू, फल और सब्जियों के। तो आलू की सब्जी और फलों के उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। और यहाँ पे इनका योगदान जो है प्याज के योगदान के आधा यानी कि 12 से 13% योगदान जो है वो देते हैं। अगला डेटा के हिसाब से सकल क्षेत्र जो है उसमें कुल बोए गए क्षेत्रफल का जो डेटा है वो 55.8% यानी कि 55 या 56% हम बोल सकते हैं, तो वो रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट, जिसके अनुसार जो इधर बंगाल की खाड़ी से लगते हुए जो राज्य हैं, जैसे कि उधर हो गया पश्चिम बंगाल, हो गया तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर जो है खाद्यान्न उत्पादन में क्या देखने की मिली है? राष्ट्रीय औसत से कमी रही है इन राज्यों के अंदर। इसके अलावा अब हम आज नया डाटा जो है कृषि का देखते हैं और वो देखते हैं कि किसके उत्पादन में जो है कौन सा राज्य किस स्थान पर है। तो हम देखते हैं प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य की कौन सी फसल में कौन सा राज्य जो है वो उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। तो ये पहला स्थान आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद करना है। बाकी दूसरे तीसरा याद ना हो तो भी चलेगा। अगर राजस्थान हो उनमें तो याद कर लेना, बाकी पहला स्थान आपको लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम इसको किस तरह से याद करते हैं वो देखते हैं। चावल की बात करते हैं, चावल में यूपी पहले स्थान पे है। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं में भी यूपी पहले स्थान पे है। तो चावल और गेहूं में यूपी पहले स्थान पे है। मक्का से याद रखना, मक्का से मैफ और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मक्का में मैफ और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मोटे अनाज की बात करें, मोटे अनाज के अंदर आता है आपके बाजरा वगैरह और भी जवार वगैरह, ये मोटे अनाज में आता है। और बाजरा जो सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन होता है, इसके लिए जो मोटे अनाज में भी नंबर 1 देश में राजस्थान बना हुआ है। दलहन की बात करें तो दलहन के अंदर जो है वो पहले स्थान पे एमपी है। तो दलहन के अंदर भी पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। कुल खाद्यान्न बात करते हैं, कुल खाद्यान्न के अंदर जो है वो पहले स्थान पे यूपी है। हमें पता है आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक तरीके से देखते हैं। जो आपकी कुल खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न के अंदर क्या आता है तो नीचे ये कुल खाद्यान्न होता है। कुल खाद्यान्न है, खाद्यान्न के अंदर ही आता है आपका चावल और खाद्यान्न के अंदर ही आता है आपको गेहूँ। तो प्रमुख जो खाद्यान्न है उसके अंदर चावल और गेहूँ आता है। तो
खाद्यान्न के अंदर, खाद्यान्न में भी, कुल खाद्यान्न में टॉप यूपी ने किया है, चावल में भी टॉप यूपी ने किया है और गेहूँ में भी टॉप यूपी ने किया है। हालांकि गन्ना, तो यूपी में जो बाबा जी की सरकार है, तो बाबा जी यूपी में बैठकर गन्ना खा रहे हैं, तो बाबा जी यूपी में गन्ना खाते हैं, तो गन्ना में भी यूपी जो है वो फर्स्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं तो राजस्थान किस किस में टॉप है। तो राजस्थान हमने देखा, अभी मोटे अनाज में देखा है, तो ये ध्यान रखना, यूपी में टॉप कौन है। यूपी खाद्यान्न में टॉप है, गेहूँ में टॉप है, चावल में टॉप है और गन्ना में टॉप है। इसके बाद हम बात करते हैं दाल के अंदर, जो क्योंकि राजस्थान का कहीं पे अगर नाम आता है तो उसके हिसाब से देखते हैं। दलहन की बात करते हैं, दलहन में राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पे है। दलहन में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, तिलहन और वाणिज्य फसलें। तो तिलहन और वाणिज्य फसलों की बात करें तो मूंगफली, मूंगफली जो है, मूंगफली में गुजरात टॉप पे है। तो मोदी जी मूंगफली खा रहे हैं और बाबा जी क्या कर रहे हैं, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी तो गन्ना खा रहे हैं और मोदी जी इधर गुजरात में मूंगफली खा रहे हैं। तो गुजरात की मूंगफली है और यूपी की गन्ना हो गई। सरसों की बात करें तो राजस्थान जो तिलहन उत्पादन है, तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान जो है वो पहला स्थान रहा है। तिलहन के अंदर आती है आपकी सरसों आती है, इसके अलावा तिल आता है और भी कई फसलें जो है मूंगफली वगैरह, ये सब तिलहन फसलों के अंदर आती है। लेकिन ओवरऑल तिलहन फसलों में जो है वो राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, और तिलहन में सर्वाधिक योगदान सरसों का होता है। जो भी तिलहन फसलें होती है उसमें सर्वाधिक योगदान होता है सरसों का। इसका मतलब है कि राजस्थान कुल तिलहन में फर्स्ट है और साथ में सरसों के अंदर भी राजस्थान का जो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। हालांकि सरसों का डेटा और कुल तिलहन का डेटा अगर आप देखते हैं तो जो सरसों है, सरसों में राजस्थान जो है वो योगदान देता है 42% का। कुल भारत की सरसों में राजस्थान की सरसों कितनी है, 42%। और कुल तिलहन में राजस्थान का तिलहन कितना है, तो ये 42 का आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 21%। तो कुल सरसों में राजस्थान का योगदान जो है 42% है और कुल तिलहन की बात करें तो उसमें राजस्थान का योगदान, सरसों का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 21% जो है वो। इसके बाद हम देखते हैं कपास की। कपास जो है वो, जो आपके जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार के अंदर जो दक्कन का उत्तर पश्चिमी जो भाग है जिसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, उस महाराष्ट्र के पठार पर जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना, कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। जूट की बात करते हैं तो जूट को एक हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। आपके जो बंगाली बाबा आते हैं, जो अब अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो आप बंगाली बाबा से, या फिर जो ये है ना, किसी बसों वगैरह में बंगाली बाबा की ये पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो बंगाली बाबा याद रखना आपको कि बंगाली बाबा झूठ बोलते हैं। बंगाली बाबा क्या करते हैं, बंगाली बाबा झूठ बोलते हैं। झूठ को आप झूठ कर लो तो बंगाली बाबा झूठ बोलते हैं, यानी कि बंगाली बाबा जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पे झूठ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बंगाली बाबा झूठ बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी बंगाल में झूठ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अच्छा, अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि कौन से में किसका उत्पादन जो है वो कितना था। तो अब हम पूछते हैं कि क्या था। हाँ, तो कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो खाद्यान्न में टॉप कौन है, तो खाद्यान्न में टॉप है आपके यूपी। इसके अलावा चावल में कौन है, अच्छा चावल खाद्यान्न में आता है तो चावल में भी यूपी है। गेहूँ भी खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्नों के अंदर चावल और गेहूँ है, तो चावल और गेहूँ में यूपी टॉप पे। कुल खाद्यान्न में भी यूपी टॉप पे। गन्ना कौन खा रहा है बैठ के, तो बाबा जी गन्ना खा रहे हैं, तो ये आपके यूपी के अंदर ही गन्ना में टॉप पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश दो चीज़ों में टॉप पे है। मध्य प्रदेश दो चीज़ों में मध्य प्रदेश टॉप पे। एक तो मध्य प्रदेश मक्का में टॉप पे, मैप और मक्का, मैप और मध्य प्रदेश से याद किया था हमने। और दूसरा दलहन में भी जो है मध्य प्रदेश टॉप पे। तो मक्का और दलहन में टॉप पे कौन है, मध्य प्रदेश है। तीसरे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान कितनी फसलों में टॉप है, तो राजस्थान जो है वो 3 चीज़ों में टॉप है। एक तो राजस्थान कुल तिलहन में टॉप है, हमने देखा था, और कुल तिलहन के साथ साथ राजस्थान सरसों में भी टॉप है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान जो है वो एक फसल और थी जिसमें टॉप था, वो कौन था, मोटा अनाज। तो मोटे अनाज जिसके अंदर बाजरा वगैरह आते हैं, तो मोटे अनाज में राजस्थान टॉप पे है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं तो
हो गया। आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, पर अब एक बार आराम से मन में सोच के उसके हिसाब से बताइए कौन सी में कौन टॉप। चावल में टॉप कौन है? ठीक है, यूपी। अच्छा, मक्का में टॉप कौन है? मध्य प्रदेश। कुल दलहन में टॉप कौन है? इसमें भी मध्य प्रदेश है। अच्छा, गन्ना में कौन है? गन्ना को बाबा जी खा रहे हैं तो यूपी टॉप पे है। अच्छा, जूट में कौन है? बंगाली बाबा जूट बोलते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल टॉप पे है। कपास में कौन है? तो कपास तो महाराष्ट्र के पठार पर होता है तो महाराष्ट्र टॉप है। अच्छा, कुल तिलहन में टॉप कौन है? तो वो तो राजस्थान है अपना। अच्छा, कितना पर कुल मतलब सर सॉरी सरसों में टॉप कौन है? उसके अंदर भी वही राजस्थान है। मूंगफली में कौन है? तो मूंगफली में तो मोदी जी मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली में मोदी जी है, यानी कि गुजरात टॉप पे है। अच्छा, अब राजस्थान का स्थान जो है वो देख लेते हैं। बाकी ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में राजस्थान का स्थान जो है वो देख लेते हैं किसमें कौन सा है। मोटे अनाज में पहला है। दलहन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दलहन में पहले पे तो एमपी है, और ये याद रख लेना तीसरे पे राजस्थान है। तो दलहन में तीसरे पर राजस्थान है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में पहले पे तो मोदी जी यानी कि गुजरात है, और दूसरे पे जो है वो राजस्थान है। तो मूंगफली में दूसरे पे राजस्थान है, और जो है कुल दलहन में तीसरे पर राजस्थान है। इसके अलावा जो है वो राजस्थान सरसों में टॉप पर, तिलहन में टॉप पर, और मोटे अनाज में टॉप पे। तो ये डेटा आपको याद हो गए होंगे। अच्छा, एक इसके साथ राजस्थान का कुछ डेटा जो है वो रह गया। जैसे कि मोटे अनाज की बात करें तो उसमें राजस्थान का योगदान 15% से थोड़ा सा कम है, यानी कि 14.78 है। और कुल दलहन में राजस्थान का दलहन में योगदान जो है वो 15% से थोड़ा ज़्यादा है। तो मोटे अनाज में 15% से थोड़ा सा कम योगदान राजस्थान का है, और कुल दलहन में 15% से ज़्यादा योगदान जो है वो राजस्थान का है, यानी कि 15.30% हो गया। इसके अलावा हमने सरसों का देख लिया था। सरसों का 42% योगदान है राजस्थान में। कुल तिलहन की बात करें तो उस 42 का आधा 21% योगदान है। और एक और देखना है मूंगफली, और मूंगफली में राजस्थान का योगदान लगभग 17 से 18% है। तो 17.89% मूंगफली में राजस्थान का योगदान है। तो अब हम देखते हैं कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो योजनाओं में पहली योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। ये 2007 में शुरू किया गया था, ध्यान रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए जो अधिनियम आया था वो अधिनियम 2013 का है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, मिशन 2007 का है और अधिनियम जो है वो 2013 का है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में इसका क्या करना है, तो खाद्य की जो नाम में ही लिखा है कि खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य के जो अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर जो है उत्पादकता और उत्पादन जो है उसको बढ़ावा देना है। तो यही इसका उद्देश्य है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, कि याद रखने वाली बात है कि वित्त वर्ष जो 2025 है उसके अंदर इस योजना का नाम बदल दिया गया है, और नाम बदल कर इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ क्या जोड़ दिया गया है, पोषण जो है वो शब्द जोड़ दिया गया है। तो एक और शब्द इसमें पोषण शब्द जोड़ दिया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर वित्तीय वर्ष 2025 में क्या कर दिया गया, ये याद रखना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कैसे याद रखना है, तो 25 में नाम बदलकर पोषण जोड़ दिया गया है। 25 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मिशन का नाम बदल दिया गया, और क्या जोड़ दिया गया इसमें, पोषण शब्द जो है वो जोड़ दिया गया है। इसके घटक क्या है वो एक बार देख लेना, इतने कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वही है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण के तहत क्या क्या करना है। हाँ, अगला देखो, अगला मिशन है राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम। तेल को लेकर तिलहन के लिए दो मिशन चल रहे हैं। तिलहन के लिए कितने मिशन हैं, जो है भारत सरकार की तरफ से दो मिशन चल रहे हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन, और दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के लिए, तेल पाम के लिए चल रहा है। तो इसके जो लक्ष्य है वो 2030-31 तक, कब तक, 2030-31 तक इन दोनों के द्वारा जो आपका जो तिलहन उत्पादन है उसको बढ़ाकर 70 मिलियन टन, कितना, 70 मिलियन टन जो है वो उत्पादन लक्ष्य जो है हासिल करना है। तो उत्पादन को बढ़ाकर 2030-31 तक कितना करना है, 70 मिलियन टन। ये इन दोनों जो खाद्य तेल के लिए जो मिशन चल रहे हैं इन दोनों का संयुक्त लक्ष्य है। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो तेल पाम के लिए है, उन दोनों का वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर कितना करना है, 70 मिलियन टन जो है वो करना है। बाकी आप देख लेना, इतना कोई वो नहीं है। इसके लिए एक और मिशन लाया था, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। तो दालों के अंदर हमने देखा था अभी मध्य प्रदेश टॉप पे है, राजस्थान तीसरे स्थान पे है।
तो उसी के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन चल रहा है, जिसकी स्वीकृति 1 अक्टूबर 2025 को मिली थी। तो दालों में आत्मनिर्भरता के लिए अधिनियम जो मिशन चल रहा है, उसकी स्वीकृति कब से? 1 अक्टूबर 2025 से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब का है? तो ये 2007 का मिशन है। 2025 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल जो मिशन तेल पाम है, उसका संयुक्त उद्देश्य क्या है 2030-31 तक? कितना? तो आपके 70 मिलियन टन जो है उत्पादन हासिल करना। अच्छा, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन आया था वो कब स्वीकृत किया गया? तो ये 1 अक्टूबर 2025 को जो है दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन स्वीकृत किया गया। यहाँ तक याद हो गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक मिशन है आगे, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। किस पर? बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। तो आपको जो बीज उत्पादन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए और घरों में किसान अपने ही खेतों में बीज उत्पादन जो है वो कर सके, उसके लिए जो है वो बीज ग्राम की स्थापना जो है की गई है। और इसके तहत टोटल 6.85 लाख, कितने? 6.85 लाख जो है वो बीज ग्राम स्थापित किए गए हैं। संख्या याद रखना, लगभग जो राजस्थान की जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है, उसी के आसपास 6.85 वो करोड़ में, ये लाख में डटा है। तो 6.85 लाख बीज ग्राम जो है वो बीज एवं रोपण सामग्री प्ररूप मिशन के तहत स्थापित किए गए। और ये बीज और रोपण सामग्री प्ररूप मिशन 2014-15 से चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है? तो भाई देश भर में बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, प्रमाणन को बढ़ावा देकर किसानों को उच्च गुणवत्ता के जो बीज हैं वो उपलब्ध करवाना। तो वही फॉर्मेलिटी है, बाकी एक बार देख लेना, लेकिन ये याद रखना कि 2014-15 से शुरू किया गया है और 6.85 लाख बीज ग्राम जो है स्थापित अब तक किए गए हैं। इसके अलावा एक और बीजों के लिए मिशन है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। तो बीजों के लिए 2 मिशन था। एक मिशन बीजों के लिए है जो 2014-15 से चल रहा है, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन करके। एक मिशन है जो उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन है। और ये इस बार का जो बजट था पिछला वाला 2025-26 वाला, उसके अंदर जो इसकी घोषणा की गई थी। तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, पिछला वाला जो बजट है 2025-26, उस बजट के अंदर उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पढ़ लेना एक बार। अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, जलवायु सहिष्णु उच्च उत्पादकता वाले बीजों का विकास, वही उच्च उत्पादकता वाले बीजों का क्या करना है? विकास करना है। इसके साथ ही 100 से अधिक नई बीज किस्मों का वाणिज्य उपलब्धता में सुधार जो है वो करना। तो कितने नई किस्मों के अंदर करना है? तो वो देख लेना, अगर डाटा याद रह जाए तो, कि 100 से अधिक नई बीज जो किस्में हैं उनकी वाणिज्यिक उपलब्धता में सुधार करना है। अब तक हम जो है कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो एक बार वापस देखते हैं कि क्या क्या अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब तक हमने देखा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंदर चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है, लोगों को जो खाद्य की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करनी है, खाद्यान्न के उत्पादन वगैरह को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। 2025 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया है। खाद्य तेल पर जो 2 मिशन चल रहे हैं उनका उद्देश्य 2030-31 तक कितना करना है? 70 मिलियन टन जो है उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। दालों में आत्मनिर्भरता वाला मिशन कब चल रहा है? तो महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2025 से जो ये चल रहा है। इसके अलावा 2 हमने पढ़े थे बीजों के लिए। एक तो है बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन 2014-15 से चल रहा है। इसके तहत कितने स्थापित किए गए? 6.85 लाख बीज ग्राम स्थापित किए गए हैं। दूसरा हमने मिशन पढ़ा उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। ये पिछले वाले बजट यानी कि 2025-26 वाले बजट से घोषणा की गई थी। और इसमें 100 से अधिक नई बीज किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता में क्या करना है? सुधार करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना अगर कही जाए तो यही है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो PM धन धान्य कृषि योजना। तो पिछला वाला जो बजट था 2025-26, जिसके अंतर्गत ये बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, उसी बजट में प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जो है वो, उसकी घोषणा जो है वो की गई थी। इसका ये जो योजना है धन धान्य योजना, इसके तहत 100 आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है। कितने आकांक्षी जिलों का? तो पूरे भारत में 100 आकांक्षी जो कृषि जिले हैं उनका जो है वो चयन किया गया है, उनका विकास इसमें किया जाएगा। ये जो
योजना है उसको जुलाई 2025 में प्रारंभ किया गया, अनुमोदन किया गया। हालांकि इसका आरंभ वित्त वर्ष 2026 से होगा। तो इसमें 3 तो महत्वपूर्ण जो डेट है वो हो गई कि जो कृषि धन धान्य योजना है उसकी घोषणा कब हुई। तो यार इसके लिए जो है संघीय बजट 2025-26 में पिछले वाले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। कितने जिलों के अंदर, तो 100 आकांक्षी जिलों के अंदर जो है वो ये योजना चलेगी। अच्छा, ये अनुमोदित कब हुई, तो जुलाई 2025 में इसका जो है वो अनुमोदन 6 वर्ष के लिए हुआ। तो ये याद रखना कितने वर्ष के लिए चलेगी ये योजना। तो आपके प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना जो है वो 6 वर्ष के लिए चलने वाली है और 2026 में प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ हुई 2026 में प्रारंभ। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि धन धान्य योजना का उद्देश्य, तो पहला का आपकी कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि में जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है। दूसरा जो फसल की विविधीकरण है उसको बढ़ावा देकर जो सतत कृषि पद्धतियाँ हैं उसको अपनाना है। तीसरे चीज़ की आपके भंडारण क्षमता जो है उसका विकास करना है। तो पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कहाँ पर भंडारण क्षमता का विकास करना है, तो इसके तहत पंचायत और जो ब्लॉक स्तर है उस पर जो है फसल कटाई के बाद जो भंडारण क्षमता होती है उसका विकास करना है। तो ओवरऑल जो है वो कैसे कृषि से धन धान्य आता है, इसका उद्देश्य ऐसे याद नहीं रखना होता है, सिर्फ योजना का नाम से ध्यान रखना होता है, कृषि से धन धान्य। तो कृषि से धन कैसे आएगा और धान कैसे आएगा, तो कृषि की जो उत्पादकता बढ़ेगी, जब कृषि के अंदर विविधता आएगी, आप सतत कृषि पद्धतियों का उपयोग करोगे तो खर्चे कम होंगे, उत्पादकता ज़्यादा होगी। पंचायत पर ब्लॉक स्तर पर जब आप भंडारण क्षमता विकसित करोगे तो भंडारण की वजह से जो खराब हो जाते हैं खाद्यान्न वो खराब नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो है वो इनकम अधिक होगी और उसके भाव अधिक मिलेंगे आपको। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, क्योंकि अधिकतर हमने अभी देखा था कि सिंचाई में योगदान लगभग वो 55% ही है, उसमें अगर हम विस्तार कर दें तो हमारी उत्पादकता में बढ़ेगी, इससे जो है कृषि के अंदर बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, तो कृषि के अंदर जो है ऋण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई वो करना है, तो इसके लिए आपको दीर्घकालिक ऋण चाहिए, या फिर कृषि के अंदर बीज लेने हैं वो करने हैं तो उसके लिए आपको अल्पकालिक ऋण। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना, ये सब ये इनका क्या है उद्देश्य है। तो उद्देश्य ध्यान रखना, उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो है भंडारण क्षमता को मजबूत करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो जिलों की पहचान, हमने 100 जिलों की पहचान की है कृषि जिलों की, उन 100 जिलों की पहचान में हमने 3 बातों को ध्यान में रखा है, या 3 मुख्य संकेतकों के आधार पर हमने ये 100 जिलों की पहचान की है। वो 3 मुख्य संकेतक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये ध्यान रखना। ये किसी एग्ज़ाम में अभी पूछा भी गया था शायद। तो 3 कौन से ज़िले हैं, मतलब कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। तो एक तो उन ज़िलों के अंदर जो 100 ज़िलों का चयन करेंगे उनकी जो फसलों की जो उत्पादकता है वो कम होनी चाहिए, फसल की जो तीव्रता वो कम होनी चाहिए और ऋण वितरण जो है वो सीमित हो। तो उन ज़िलों का हम चयन करेंगे। कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण वाले 3 ज़िलों का चयन किया जाएगा। तो 3 ज़िलों का चयन कौन से का किया जाएगा, याद रखना, कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण वाले 3 ज़िलों का चयन इसमें किया जाना है। इसके आगे इस योजना के तहत जो 11 मंत्रालय हैं, उन 11 मंत्रालय की 36 मौजूदा जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो अलग अलग 11 मंत्रालयों की जो 36 योजनाएं हैं उनको मिलाकर उनके माध्यम से जो है वो इस धन धान्य कृषि योजना का क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही जो है राज्य की योजनाओं और जो निजी क्षेत्र के स्थानीय साझेदारी जो है उसको भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय या फिर राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको प्रत्येक जिले में कृषि के सभी पहलुओं के लिए तकनीकी ज्ञान साझेदार, तो इसके लिए जो ये कृषि धन धान्य योजना है उसके लिए तकनीकी साझेदार जो है वो तकनीकी ज्ञान साझेदार किसको नियुक्त किया गया है, तो तकनीकी ज्ञान साझेदार जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय को किया गया है। बाकी तो ये लास्ट वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 100 जिलों का लक्ष्य प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में राष्ट्रीय और राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन करना, जिससे राष्ट्रीय मानकों में सुधार हो और किसान की आय में वृद्धि हो। तो ये आप छोड़ भी सकते हो। तो अब हम देखते हैं वापस की इस योजना में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बजट 2025-26 में इसकी घोषणा होती है। 100 आकांक्षी जिलों के अंदर जो है वो कृषि आकांक्षी जिलों का विकास जो है इसके तहत किया जाना है।
जुलाई 2025 में 6 वर्ष के लिए ये योजना लागू हुई, अनुमोदित किया गया था। 6 वर्ष के लिए ये लागू रहेगी। 2026 में जो है इसको प्रारंभ किया जाना है, वित्त वर्ष 2026 में। इसके बाद हमने उद्देश्य देखे थे। इसके अलावा हमने देखे थे कि 3 प्रमुख संकेतक के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया। कम फसल उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कितने मंत्रालयों कितनी योजनाओं को, 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं को मिलाकर जो है वो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके लिए तकनीकी ज्ञान साझेदार कौन है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राज्य के कृषि विश्वविद्यालय जो है इसके लिए तकनीकी ज्ञान साझेदार के रूप में काम करते हैं। अब आगे जो है वो योजना हो गई कंप्लीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कृषि क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं एनपीके का अनुपात। ये एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो आपके उर्वरक होते हैं, उन उर्वरकों के अंदर जो कृषि के अंदर एक निश्चित अनुपात में जो है मृदा में इनकी उपस्थिति जो है वो होनी चाहिए। वो जो निश्चित अनुपात जिसमें इसकी उपस्थिति होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं मानक अनुपात। तो एनपीके संबंधी जो मानक अनुपात कितना है? तो वो होना चाहिए आपके 4:2:1। तो मानक अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1। हालांकि ये अनुपात जो है धीरे धीरे हम, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इसमें प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि हम यूरिया, डीएपी इनके माध्यम से जो है खेतों के अंदर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहा है। तो धीरे धीरे जो नाइट्रोजन का अनुपात में बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनपीके का जो मानक अनुपात है 4:2:1 वो जो है वो बिगड़ गया है। और हमने देखा है कि ये अनुपात 4:2:1 होना चाहिए था, जो बिगड़कर 2023-24 में, कब? 2023-24 में जो एनपीके का अनुपात है वो हो गया आपके 10.9:4.1:1। होना कितना चाहिए था अनुपात? होना चाहिए था 4:2:1, लेकिन 2023-24 में बिगड़ कर कितना हो गया है? 10.9:4.1:1 जो है वो हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का अत्यधिक प्रयोग करने से ये हुआ। हालांकि ये 2009-10 का भी डेटा दे रखा है, तो आप देख लेना अगर देखो तो। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो एक तो मानक देखना है कि मानक क्या है, और एक आपको 2023-24 का डेटा याद रखना है कि जो कि 10.9:4.1:1 जो है वो 2023-24 में पहुँच गया। इसके अलावा एक और डेटा है कि अब हम देखते हैं कि कृषि में ऋण, तो कृषि में ऋण के बारे में जो है वो हम देखते हैं। तो ऋण की बात करें तो 2025 का जो वित्त वर्ष था उसके अंदर जो ग्राउंड लेवल जो क्रेडिट है, मतलब कि कुल जो ऋण है वो हमने कितना वितरण किया है? तो वो वितरण किया है 28 लाख करोड़ का। तो कृषि के अंदर कितना ऋण जो है भारत सरकार ने वितरित किया है? तो वो 28 लाख करोड़ का ऋण जो है वो वितरित किया है। हालांकि हमारा लक्ष्य था 27.5 लाख करोड़ का। हमारा लक्ष्य कितना था 2025 में? तो वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य 27.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था। उससे हमने ज़्यादा जो है लगभग 28.5 लाख करोड़ के आसपास जो है हमने ऋण जो है लोगों को दिए हैं। इन 28.5 लाख करोड़ में हमने 15 या 16 लाख, तो लगभग 16 लाख के आसपास हमने जो है वो अल्पकालिक ऋण दिए हैं, और जो है 12 लाख हमने दीर्घकालिक ऋण जो है वो दिए हैं। तो 15.93 मतलब पॉइंटों वाली चीज़ याद नहीं रखनी है, उसके पहले वाली आपको देख लो बस कि 28 जो है 28 में से 15 हमने अल्पकालिक दिए हैं और 12 जो है वो दीर्घकालिक लोन जो है दिए हैं। कृषि में अल्पकालिक लोन की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने अल्पकालिक लोन जो है वो ज़्यादा दिए हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी एक इम्पोर्टेंट योजना है, बहुत पुरानी योजना है हालांकि, लेकिन महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसी को केसीसी नाम से जो है वो जाना जाता है। ये योजना है जिसके तहत जो सरकार है वो 7% की सब्सिडी युक्त 7% की जो ब्याज पर जो है क्या उपलब्ध करवाता है आपको? ऋण जो है वो देता है। तो 7% की ब्याज पर जो है वो आपको ऋण उपलब्ध करवाता है। हालांकि अगर आप टाइम पर आप मूलधन की किस्त भरते हो, टाइम पर आप ब्याज चुकाते हो और टाइम पर जो है वापस भरते हो, तो उसके लिए आपको जो है 3% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। तो 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन छूट भी दी जाती है। ये इसका मतलब है कि अगर आप टाइम टू टाइम केसीसी पर लोन वापस चुकाते हो तो उसमें आपको जो है केवल और केवल 7 में से 3 गया तो लगभग 4% जो है ब्याज दर पर आपको लोन जो है वो उपलब्ध हो जाता है। तो ये अल्पकालिक
ऋण दिया जाता है या दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है? तो ध्यान रखना, किसान क्रेडिट कार्ड में आपको अल्पकालिक ऋण जो है वो दिया जाता है, यानी कि 1 साल के लिए आपको ऋण इसके लिए दिया जाता है। फिर अगले साल अगर आपको ऋण लेना है तो फिर आपको वापस नवीकरण जो है वो नवीकरण जो है वो उसका लोन का करवाना होता है। तो ध्यान रखना, 60% जो है सब्सिडी पर आपको लोन दिया जाता है। अगर आप समय पर जो है ब्याज चुका देते हो या समय पर आप उसका भुगतान करते हो तो आपको 3% अलग से जो है वो प्रोत्साहन दी जाती है। हालांकि इसी योजना के तहत हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान ऋण पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है 2023 में। तो 2023 में केसीसी योजना के तहत किसान ऋण पोर्टल जो है शुरू किया गया था। हालांकि जो केसीसी योजना है यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पर इसके तहत जो है 3 लाख रुपये का लोन मिलता है। कितने का? 3 लाख रुपये का लोन जो है इस केसीसी योजना के तहत मिलता है। हालांकि अभी जो ये वाला जो बजट है उसके अंदर बढ़ाकर जो है 3 लाख की सीमा जो है उसको बढ़ाकर 2026-27 का जो ये वाला बजट है उसमें ये जो सीमा है लोन की वो 3 लाख से बढ़ा दी गई है और इसको बढ़ाकर जो है वो 5 लाख किया गया है। हालांकि ये पिछले वाले बजट में भी कहा गया था और इस वाले बजट में भी कहा गया है। तो 3 लाख लोन दिया जाता है अब तक, इस बजट में बढ़ाकर जो है 5 लाख करने की सिफारिश जो है वो की गई है। तो ये हो गई आपकी केसीसी योजना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक डेटा है एक, तो हम जो कृषि की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंदर जो गैर संस्थागत ऋण है, ऋण 2 प्रकार से लिया जा सकता है। एक तो किसी संस्थागत ऋण मतलब कि हम बैंकों के माध्यम से लेते हैं, कोई स्वयं सहायता समूह वगैरह के द्वारा, मतलब राजीविका वगैरह कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जो आपको लोन देते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, संस्थागत ऋण होते हैं। गैर संस्थागत ऋण होते हैं जो साहूकारों से लिए जाते हैं या फिर किसी से पड़ोसी वगैरह से उधार लिए जाते हैं, वो गैर संस्थागत ऋण होते हैं। तो गैर संस्थागत ऋणों की जो हिस्सेदारी थी ये 1950 के अंदर ये गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी 90% थी। उस समय बैंक वगैरह का इतना कोई लेना देना नहीं था, कोई जानते नहीं थे बैंकों के बारे में, तो उस समय जो है वो गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी 90% थी। जो कि अभी इकोनॉमी सर्वे के डेटा के अनुसार 2021-22 में गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी घटकर जो है कितनी हो गई है? 23% जो है वो हो गई है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी 21-22 में बढ़कर 23 हो गई है। कितनी हो गई है? 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई है? 23 हो गई है। तो 20, 21, 22, 23, देखो कि 20, 21, 22 और 23 जो है वो हो गई है, यानी कि 2021-22 में घटकर कितनी हो गई? 23% गैर संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी हो गई, यानी कि साहूकार से और इनसे जो लोन लेते हैं वो इनकी हिस्सेदारी कम हो गई है। कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, एक अगला मिशन है कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। इसके माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, कृषि के अंदर मशीनरी को जो है वो बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लाया गया, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। इस मिशन के तहत ये याद रखना, कस्टम हायरिंग केंद्र, कौन से? कस्टम हायरिंग सेंटर, तो CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है उसकी स्थापना कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन के तहत की गई। इसमें क्या होगा कि कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे, इसमें आपको खेती के लिए औजार मिलेंगे। औजार जैसे कि आपको ट्रैक्टर मिलेगा, आप वहाँ से आपको हल, कुली, ये चीज़, ट्रॉली वगैरह, कोई भी मशीनरी जो खेती में चाहिए वो आपको यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर पर मिलेगी। आप वहाँ पर जो है वो किराया देकर वो खुद लेकर आ सकते हैं, किसान खेती में चला सकते हैं और शाम को वापस ये ले जाकर जो है वहाँ पे जमा करवा दो। तो ऐसे जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ से किसानों को जो है वो कृषि उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि वो किराए पर दिए जाते हैं, ये लोग ध्यान रखना। यह है कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है ये ध्यान रखना आप। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। मत्स्य किसान जो है उसकी समृद्धि आएगी, उसके लिए जो है फरवरी 2024 में मत्स्य सम्मान समृद्धि सहाय योजना जो है वो शुरू की गई है। इसके तहत क्या करना है कि जो जलीय जीव है उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो जलीय जीव हैं उनके अंदर उत्पादन ज़्यादा हो, उनको उत्पादन बढ़े, इसके लिए अगर उनके आनुवंशिक में, उनके जीन में बदलाव कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। जैसे कि हम GM फसलें वगैरह के अंदर क्या करते हैं ना, कई फसलों के अंदर नई किस्में जो वो खोजते हैं, वैसे ही हम मत्स्य क्षेत्र में जो है आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार कर दें, नई नई किस्मों जो है उनका विकास करेंगे ताकि उत्पादकता क्या हो, बढ़े, तो किसानों को जो है समृद्धि प्राप्त होगी। तो आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना कब शुरू की गई?
ये आपके फरवरी 2024 में। इसके तहत आपको विशिष्ट न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर NBC, न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर, न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक। क्या होता है कि जब आनुवंशिकी में आपको परिवर्तन करना है तो DNA में आपको चेंज करना होता है, और DNA में जब परिवर्तन किया जाता है तो ये आपकी DNA पाया जाता है कोशिका की नाभिक में। तो कोशिका होता है, कोशिका के जो कोशिका होती है उसके नाभि जो होती है उसके अंदर पाया जाता है DNA। तो इसके लिए आपको जो है वो नाभिक में परिवर्तन करना होता है। इसके लिए हम इसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर भी बोल सकते हो। तो विशिष्ट न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इसके लिए मत्स्य संपदा योजना के तहत नामित किए गए हैं। और इसमें क्या करना, झींगा जैसी उत्पाद प्रजातियाँ जो उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो आनुवंशिक गुणवत्ता याद रखना बस। उसके बाद अगली है एकीकृत कृषि विपणन योजना। एकीकृत कृषि विपणन योजना, विपणन का मतलब क्या होता है? विपणन को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग। तो कृषि की मार्केटिंग को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे जो है वो एक किया जाए, ताकि लोगों में जो है खेती मतलब जो मार्केटिंग जो हम करते हैं बाहर जो मंडियों में बेचते हैं उसकी लागत वगैरह जो वहाँ परिवहन वगैरह की वो कम आए, उसके लिए जो है वो कृषि एकीकृत कृषि विपणन योजना जो है 2014 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू की गई। कृषि विपणन में क्या करना है, निजी निवेश को बढ़ावा देना है। बेचने का काम जो है गवर्नमेंट ज़्यादा कर सकता है या निजी, हम गवर्नमेंट मंडियों में ज़्यादा बेच नहीं सकते, लेकिन निजी के बात में का अगर हम बात करें तो निजी कंपनियां जो है बेचने का काम बहुत स्पीड से कर सकती है और बहुत अच्छे तरीके से जो है कर सकती है। हमने देखा निजी कंपनियां तो यार पानी को बेच देती हैं। आज के 20 साल पहले कोई सोचता होगा क्या, कोई क्या कंपनी ऐसा होगी जो पानी को बिकेंगे? अभी कोई कह सकती है हवा को बेच रहे हैं, अभी कोई कहता है पानी को। तो निजी के हमने बस बेचना आता है उनको, तो वो पानी को भी बेच सकती हैं। तो ये इनको कृषि विपणन को क्यों नहीं बेचेंगे? तो इसलिए कृषि विपणन में निजी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना जो है 2014 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत कृषि विपणन अवसंरचना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोजना जो है वो इसी के अंतर्गत जो है वो लागू किया गया है। तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। कृषि अवसंरचना कोष, ये एक इम्पोर्टेंट है। कृषि अवसंरचना कोष ये कब बनाया गया था, ये ध्यान रखना। कृषि अवसंरचना कोष, पहले तो इसकी राशि ध्यान रखना, 1 लाख करोड़। कितनी? 1 लाख करोड़ की राशि से कृषि अवसंरचना को जो कोष है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2021 से 26 के लिए बनाया गया था। ये क्या है कि जब हमारे कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से क्या हुआ कि कृषि के अंदर जो है वो लोगों की निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि उधर उद्योग धंधे बंद हो गए, सेवा क्षेत्र जो है उसका व्यापार जो है वो टफ हो गया, आयात निर्यात टफ हो गई। पूरा भारत जो है या पूरा विश्व जो है जब टफ हो गया, उसके समय एक ही जो है सेक्टर जो आपका इकोनॉमी का वो चल रहा था, और वो था कृषि क्षेत्र। तो इसीलिए कि कृषि क्षेत्र का और विकास किया जाए ताकि कोरोना काल के अंदर लोगों को बचाया जा सके, उसके लिए कृषि अवसंरचना कोष जो है वो 2021 में बनाया गया। कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का। तो 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष जो है वो बनाया गया। तो ये संख्या याद रखना, 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसके बाद इसको जो है हाल ही के अंदर अब 2026 तक के लिए बनाया गया था। हाल ही में अब 2026 आ गया, अब इसको जो है 2033 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2033। इसके तहत जो सहायता है वित्त वर्ष 2033 तक बढ़ा दी गई है। तो बस यही है, तो ये संख्या याद रखना आप। इसके अंतर्गत कटाई के पश्चात प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिस्थितियों के माध्यम से अवधि का ऋण, ब्याज अनुदान, ऋण की गारंटी सुविधा जो है ये सब उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये इतना कोई वो नहीं है, एक बार देख लेना। बाकी ये याद रखना, अवसंरचना कोष कितने का? 1 लाख करोड़ का। कब घोषणा? 2021 से बढ़ाकर विस्तारित करके कब तक कर दिया गया है इसको? 2035 तक जो है वो विस्तारित कर दिया गया है। तो ये कृषि अवसंरचना कोष है। उसी के लिए अब मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ही है। तो मार्केटिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए हमने देख ली राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना 2014 के अंदर, कृषि अवसंरचना कोष 2021 के अंदर 1 लाख करोड़ का। ई नाम क्या है? ई नाम है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब हम कोई भी कहीं पर भी अगर जुड़ जाता है तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हम जो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो काम करते हैं उसके नाम के आगे जो है वो लगता है। तो ई नाम ये एक अखिल भारतीय वर्चुअल बाज़ार है। अखिल भारतीय क्या है? एक वर्चुअल बाज़ार है। तो वर्चुअल मतलब कि ये वास्तविक नहीं है, वहाँ आप बाज़ार में जाकर वहाँ पे बेच नहीं सकते। ये सिर्फ एक वर्चुअल बाज़ार है जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध होगा आपको।
ये एक वर्चुअल बाज़ार है या वर्चुअल मंच है जो 2016 के अंदर शुरू किया गया था। तो अप्रैल 2016 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। ये नाम अप्रैल 2016 में शुरू किया गया एक अखिल भारतीय वर्चुअल बाज़ार मंच है, जिस पर आप जो भी किसान है वो अपनी उपज को ऑनलाइन बेच सकते हैं। बस इसका उद्देश्य क्या है, कृषि की जो कृषि उपज है उसको ऑनलाइन बेचना। ई नाम का जो उद्देश्य है, शुरू कब किया गया, 2016 के अंदर। कृषि उपणन विपणन समिति है, कृषि उपज विपणन समिति है, वो मंडी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता, गुणवत्ता प्रशिक्षण और संबंधित अवसंरचना के लिए 75 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 75 लाख रुपये। जो भी मंडी अपने आप को ऑनलाइन करती है उसके लिए जो कृषि उपज विपणन समितियाँ वो मंडी अपने आप को ऑनलाइन करेगी, तो उसके लिए जो है वो कंप्यूटर वगैरह चाहिए, उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, पूरी व्यवस्था जो है वो करनी है। उसके लिए जो है भारत सरकार कितने लाख रुपए, तो प्रत्येक मंडी के लिए यानी कि प्रत्येक कृषि उपणन विपणन समिति जो मंडी है उसके लिए आपको 75 लाख रुपए जो है प्रदान कर रही है। तो एक मंडी के लिए कितना, 75 लाख रुपए जो है भारत सरकार इसके तहत प्रदान करती है, और अप्रैल 2015 में शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखना। तो ये मार्केटिंग की 3 योजना हमने पढ़ ली। कौन कौन सी, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना 2014, कृषि अवसंरचना कोष 1 लाख करोड़ का 2021, इसके बढ़ाकर 2033 तक कर दिया गया है। ई नाम की बात करें तो ई नाम 2016 से शुरू किया गया। अच्छा, इसके तहत 75 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाते हैं। अगली योजना देखते हैं, नई एफपीओ योजना। नई एफपीओ योजना, तो एफपीओ क्या है, फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन। सामूहिक विपणन जो है वो अब हमने विपणन कर लिया, हमने ऑनलाइन बेच दिया, हमने जो है वो एकीकृत रूप से जो है वो बेच दिया। अब हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सामूहिक रूप से जो है विपणन करते हैं। तो सामूहिक रूप से विपणन करने के लिए हमने फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाए हैं। तो नई एफपीओ योजना सामूहिक विपणन को सुदृढ़ करने के लिए ये 2020 में शुरू की गई है, और ये 2027-28 तक चलेगी, जिसके तहत हमने कितने लगभग 10,000 जो है एफपीओ का गठन जो है वो किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। और ये 2024 तक हमने 10,000, जो दिसंबर 2024 है उस तक हमने 10,000 एफपीओ को जो पंजीकृत भी कर दिया गया है। तो नई एफपीओ योजना क्या करना है, सामूहिक रूप से जो है वो विपणन को बढ़ावा देना है। इसके लिए 2020 में नई एफपीओ योजना शुरू की गई, 2027-28 तक जो है चलने वाली है, और इसके तहत 10,000 एफपीओ को जो है वो गठन किया जाएगा। इसी के अलावा जो है 2024 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर को डिजिटल करने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024 में जो है वो शुरू किया गया है। तो आगे तो कोई नहीं, अभी ज़्यादा इफेक्ट हो गया आपके, तो आगे जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। आज तक यहीं पे पूरे करते हैं। धन्यवाद।